नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी के सेकंड लास्ट चैप्टर या 14वें चैप्टर को लेकर के, जिसका टाइटल है द लिमिट्स ऑफ फिलोसॉफिकल नॉलेज। दार्शनिक ज्ञान की क्या सीमाएं हैं, किन स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या यूनिवर्सल नॉलेज के प्रिंसिपल्स और उनसे जुड़ी नॉलेज को लेकर के फिलॉसफी चलता है। इन मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। रसेल शुरुआत करते हैं और वो कहते हैं कि जो ए प्रायरी मेटाफिजिकल रीजनिंग है, फिलॉसफी में जो आप आर्गुमेंटेशन करते हैं वो आपका रीजन के थ्रू होता है। रीजन के दो सोर्सेस आपकी इंटरनल फैकल्टी ऑफ माइंड है, और दूसरा जो सोर्स है जिसपे रीजन काम करता है वो एक्सपीरियंस है आप, जिसके बेसिस पे फिलॉसफी में दो धड़े हमने देखा कि कैसे डेकार्ट्स के बाद दो धड़े बने फिलॉसफी के। एक रैशनलिस्ट पोजीशन थी, बुद्धिवादियों की पोजीशन थी, और दूसरी अनुभववादियों की पोजीशन थी, जिन्हें हम एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। फिलॉसफी या जो फिलॉसफी करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम फिलोसोफर के रूप में जानते हैं, वो मेटाफिजिकल रीजनिंग करते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में रीजनिंग करते हैं, एथिक्स के बारे में रीजनिंग करते हैं। दर्शन शास्त्र की जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके बारे में वो रीजनिंग करते हैं, और उससे वो कहते हैं कि वो कुछ एक थ्योरी ऑफ रियलिटी या एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी या वो रियलिटी की कुछ समझ लेकर के आते। ऐसी ही मेटाफिजिकल रीजनिंग, ए प्रायरी मेटाफिजिकल रीजनिंग इस्तेमाल होती है कुछ बातों को प्रूव करने के लिए, और वो है रिलीजियस डॉगमास। फिर इसके बाद है यूनिवर्सेस एसेंशियल रैशनैलिटी, द इल्यूजरी नेचर ऑफ मैटर, जिसको हमने शुरुआत के चैप्टरों में डिटेल में रसेल ने डिस्कस किया। और आखिरी में जो बात है वो अनरियलिटी ऑफ इविल। हालांकि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इन चार को रसेल स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हैं। फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो रीजनिंग ये फेल कर जाती है, ये ए प्रायरी मेटाफिजिकल रीजनिंग जो है वो फेल कर जाती है, और मेटाफिजिक्स अपने आप में यूनिवर्स के बारे में एक पूर्ण रूप की जानकारी या एक कंप्लीट पिक्चर देने में नाकाम है। और ये जो चैप्टर है ये इसी अ, मतलब शॉर्ट कमिंग को, इसी फॉलेसी को, या इसी एक तरीके से जो माइनस पॉइंट है मेटाफिजिकल ए प्रायरी मेटाफिजिकल रीजनिंग का, कि वो यूनिवर्स एज अ होल की जानकारी नहीं निकाल पाता है या नहीं हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेकर के रसेल आगे बढ़ते हैं और इसी बात को रसेल डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए रसेल हीगल को लेकर के आते हैं, और हीगल की थ्योरी का वो एक लबो-लुआब हमारे सामने पेश करते हैं, और फिर उसे वो रेफ्यूट करते हैं कि कैसे ये जो थ्योरी है इसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है, और इन शॉर्टकमिंग्स के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ए प्रायरी मेटाफिजिकल रीजनिंग यूनिवर्स एज अ होल या द होल रियलिटी एज अ होल की तस्वीर देने में फेल कर जाती है। रसेल ने के हिसाब से गॉर विल्हेम फ्राइड्रिक हीगल, या जिन्हें हम नॉर्मल टर्म्स में सिर्फ हीगल कहते हैं, वो स्पेक्युलेटिव मेटाफिजिक्स के एक प्रोपोनेंट थे। उनकी जो थ्योरी थी वो ये थी, एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ द होल इज इनकम्प्लीट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो सब जो कि पूर्णता से कम है वो अधूरा है, और अपने आप में स्वतंत्र रूप में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। फिर जो दार्शनिक है वो उसके आंखों के सामने, उसके सेंसेस के सामने जो रियलिटी का थोड़ा बहुत एक समझ जो आ रही है, उससे वो संपूर्ण या पूर्णता को समझने की कोशिश करता है। इसे आप एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं कि
आप जो साइंस वगैरह में जो थ्योरीज होती हैं या किसी कहीं भी जो थ्योरीज होती हैं, वो एक तरीके से रियलिटी की अपनी बेसिक समझ का एग्जाम को समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो देख पा रहे हैं वो एक सर्टेन रेंज के अंदर देख पा रहे हैं। आप जो सुन पा रहे हैं वो एक सर्टेन रेंज के अंदर सुन पा रहे हैं। आप जो सूंघ पा रहे हैं वो एक सर्टेन रेंज के अंदर सूंघ पा रहे हैं। रियलिटी जो असली में है वो एटम से हम जानते हैं कि वो एटम से बनी हुई है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और फील्ड्स ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन उनको आप डायरेक्टली महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनके परिणाम तो आप महसूस करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते। हमें हमारे पास एटम से नीचे की पिक्चर नहीं है आज तक। हमने एटम को तो देख लिया है कि एक एटम मोटा-मोटा जब वो ढेर सारे एटम्स के साथ आता है किसी एक एलिमेंट के रूप में, तो वो कैसा दिखता है। लेकिन हमने आज तक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, हमने आज तक मेसॉन को नहीं देखा, हमने फील्ड जो फोर्सेस हैं जो है, हमने उनको नहीं देखा। तो हमारे पास जो भी सीमित रियलिटी है जिसे हम कह रहे हैं सिंगल पीस ऑफ रियलिटी, उससे हम उसको बेसिस मान करके हम थ्योराइज करते हैं और हम एक तरीके से जिसे रसल कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पूर्ण का या जो होल है। फिर हर एक पीस ऑफ रियलिटी, हर एक अगर हम रियलिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त करें या हम ऐसे समझें कि रियलिटी एक रियलिटी है जो बायोलॉजिस्ट देख रहा है, एक रियलिटी वो है जो केमिस्ट देख रहा है, एक रियलिटी वो है जो फिलोसोफर देख रहा है, एक रियलिटी वो है जो फिजिसिस्ट देख रहा है, एक रियलिटी वो है जो मैथमेटिशियन देख रहा है। ये सारे जितने डिसिप्लिन्स हैं ये रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हर एक पीस ऑफ रियलिटी आपस में कनेक्टेड है क्योंकि वो अपने आप में होल को दिखाती है और एक होल से निकली हुई है, एक होल की ही का ही पार्ट है। और ये रियलिटी आपस में जुड़ी हुई है एक फैब्रिक की तरीके से, जिसे रसल कह रहे हैं कि हुक के थ्रू। तो ये जो पूरी रियलिटी है, ये पूरी इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो अलग-अलग आप देख रहे हैं। जो भौतिकी की रियलिटी है या जो गणित की रियलिटी है, वो रियलिटी अ, कुछ ऐसा तो नहीं बता रही होगी जो कि बायोलॉजी से भिन्न है। उनका डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वो तो सेम है ना। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग रियलिटी के पीसेस को लेकर के चलते हैं, अलग-अलग लोगों से इतर कुछ रियलिटी होती है जिनको हम डिस्कवर करते हैं। तो ये सारी जो रियलिटी हैं जो है, जो सिंगल पीसेस ऑफ रियलिटी हैं, ये आपस में जुड़ती हैं और इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम फॉर्म करती हैं। सिस्टम एक आजकल एक बेटर शब्द है कॉग्निटिव साइंसेस वगैरह से और फिलॉसफी और मैकेनिक्स वगैरह से जो है सिस्टम वगैरह का बड़ा इस्तेमाल होता है। वहां से ये कॉन्सेप्ट उठा करके आजकल बिलीफ सिस्टम वगैरह पे यूज हो रहा है। फिलहाल इस पूरे जो पूरा ये हीगल की थीसिस है इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड थिंक इज एसेंशियली इनकम्प्लीट रिक्वायरिंग द होल फॉर फुल कॉम्प्रिहेंशन। जो ये विचारों का और चीजों का जो ये संसार है ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको समझाने के लिए या इसको समझने के लिए हमें एक होल की परिकल्पना करनी होगी जहां से ये इस सिंगल पीस ऑफ रियलिटी को रन करने वाले लॉज आ रहे हैं। रसल कहते हैं कि इन थॉट एन एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट आइडिया इवेंचुअली कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ टर्निंग इनटू इट्स अपोजिट। विचार के रूप में कोई एक अमूर्त प्रत्यय जो अपने आप में कोई अधूरा अधूरा विज्ञान हो, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है और अपने अपोजिट में तब्दील हो जाता है जिसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। आप जब कंपेयर कर रहे हैं सिंगल पीस ऑफ रियलिटी को एक होल से, तो जो होल है इस यहाँ पे इस लॉजिक को समझिएगा। जो होल है वो कुछ होगा, मान लीजिए एक्स होगा, a combination of x, different values of x।
जो आपका पर्टिकुलर या आपके सामने जो विजिबल पीस ऑफ रियलिटी होगी आपके सेंसेस के लिए, वो कुछ और होगा, से वाई। अब वाई कंप्लीट नहीं है, अगर वो कंप्लीट होता या फुल पिक्चर होता तो दोनों में, होल में और पार्ट में तादात्म्य का संबंध होता, जो कि नहीं है। तो अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं कि y और x को हम कह सकते हैं y डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये फाउंडेशनल बेसिस है या ये लॉजिक है हीगल के एंटीथीसिस का। टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन अ न्यू आइडिया इमर्जेस। अब इस नए आइडिया, एक नया आइडिया आता है जब आपको पूर्णता की तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को या ए डैश या वाई डैश, जैसे हम सेट थ्योरी में समझते हैं, तो वो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, दो विरोधी बातों में समन्वय बिठाने के लिए एक नया आइडिया आता है और वो सिंथेसिस होता है ओरिजिनल आइडिया और उसके ऑपोजिट का। ठीक है, तो इस प्रकार से थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की जो पद्धति है, जो डायलेक्टिक का प्रोसेस है, वो होता है। ये डायलेक्टिकल साइकिल तब तक चलता है जब तक अपने आप में आप एब्सोल्यूट आइडिया के तक न पहुंच जाए। और वो एब्सोल्यूट आइडिया कैसा होगा? वो एब्सोल्यूट रियलिटी को डिस्क्राइब करता होगा, वो टाइमलेस होगा, वो नॉन स्पेशियल होगा और होली रैशनल होगा, उसमें कोई इविल नहीं होगा, बिकॉज आवर परसेप्शन ऑफ इविल इज ड्यू टू आवर फ्रेगमेंटेड व्यू ऑफ रियलिटी। भगवती शरण वर्मा की एक किताब है चित्रलेखा, उसमें अगर आप लोग जाएं तो कैसे ये बताया गया है कि पाप क्या है। पाप वो है जो आप करते हैं अपनी अधूरी दृष्टि को लेकर के। फिर यहां से हीगल एक पॉसिबिलिटी निकालते हैं, इनकी रसल, सॉरी, रसेल एक पॉसिबिलिटी निकालते हैं हीगल की थ्योरी से, और वो थ्योरी ये है कि गॉड्स आई व्यू ऑफ अ परफेक्ट एटर्नल अनचेंजिंग यूनिटी। फिर रसेल हालांकि कहते हैं कि ये जो सबलाइन नेचर है हीगल की फिलॉसफी का, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो तो बड़ा मन को भाने वाला है, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और इनके जो अजम्पशंस हैं वो अनजस्टिफाइड है। कोर इशू इशू जिसे रसेल टैकल करना चाहते हैं वो ये है कि हीगल अज्यूम्स दैट इनकम्प्लीटनेस मीन्स समथिंग नीड्स अदर थिंग टू एग्जिस्ट। हीगल का मतलब, हीगल जो समझना चाहते हैं या जो उनकी कोर थीसिस है, उसके हिसाब से इनकम्प्लीटनेस अगर है तो कुछ और भी चीज होगी जो कि एग्जिस्ट कर रही होगी, जिसके रिलेशन में इनकम्प्लीटनेस होगी। आप अकेले में इनकम्प्लीटनेस को नहीं समझ सकते। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो और मैं आपसे पूछूं क्या ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आप नहीं समझ सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव द नॉलेज ऑफ द होल। हीगल की रीजनिंग ये इंप्लाई करती है अ थिंग्स नेचर इंक्लूड्स रेफरेंस टू एवरीथिंग इट रिलेट्स टू। कोई एक चीज, उसका जो स्वभाव है, वो एक रेफरेंस होता है उन चीजों से जिनसे वो जुड़ता है या जिनको लेकर के रेफर किया जाता है। एक आदमी के अंदर एक कंसेप्शन है एप्पल का और उसको उससे रिलेटेड जो है, उसको एक ऑब्जेक्ट है जिससे वो रिलेट करता है। अ पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफाइन देयर नेचर, मीनिंग दे कुड नॉट एग्जिस्ट एज दे डू विदाउट दोज ऑब्जेक्ट्स। किसी भी पर्सन की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ चीजें उसे पसंद होती हैं, कुछ चीजें उसे नापसंद होती हैं, और ये एक तरीके से कोई आदमी अपना व्यवहार कैसा करता है, कोई आदमी ये कैसे जताता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, वो डिफाइन करता है उसका स्वभाव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपना स्वभाव चेंज कर दें तो वो वैसी नहीं रहेंगी जैसे वो हैं। अगर वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को चेंज कर दे तो वो वैसी नहीं रहेंगी जैसे वो हैं।
और इसलिए आप सिंगल अगर किसी को लें तो वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आपको मिलेगा, किसी भी एक सिंगल इवेंट को लें। यहाँ पे रसल हीगल की फिलॉसफी में फ्लॉ निकालते हैं और वो बोलते हैं कि हीगल डिफाइंस अ थिंग्स नेचर एज ऑल ट्रुथ्स अबाउट इट, रिक्वायरिंग नॉलेज ऑफ ऑल इट्स रिलेशन टू अंडरस्टैंड इट फुली। रसल कहते हैं कि हीगल का जो पूरा गोल है वो ये है कि वो चीजों के स्वभाव को वो मानते हैं कि वो उनके बारे में कुछ ट्रुथ स्टेटमेंट है और इससे आपको उस ट्रुथ स्टेटमेंट के बारे में जितने संबंध होंगे जिन्हें हमने शुरुआत में कहा कि रेफरेंसेस टू एवरीथिंग इट रिलेट्स टू, वो आपको समझना होगा नेचर या उसके बारे में सत्य को समझने में। फिर रसल कहते हैं कि हीगल यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और वो कंफ्यूजन है नेचर ऑफ थिंग्स एंड देयर रिलेशन। और इस डिस्टिंक्शन को लाते हुए रसल कहते हैं वन कैन हैव नॉलेज ऑफ एक्वेंटेंस विद समथिंग विदाउट नोइंग प्रपोजिशंस अबाउट इट। किसी एक आदमी को अक्वेंटेंस के थ्रू नॉलेज हो सकती है बिना उसके बारे में कोई फॉर्मल नॉलेज या नोइंग प्रपोजिशंस अबाउट इट। प्रपोजिशन में आप क्या करते हैं, प्रपोजिशन में आप अपने स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास वो स्ट्रक्चरल नॉलेज हो। रसेल इसके लिए एक उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने दांत के दर्द के बारे में समझने के लिए डॉक्टर की डेंटिस्ट्री की समझ की जरूरत नहीं है या ये समझ की जरूरत नहीं है कि कौन सी नर्व वहां पे लड़ रही है, आपके ब्रेन में कौन सा फायर कर रहा है न्यूरॉन, या आरसीटी करने की जरूरत है। ये नॉनसेंस की जरूरत नहीं है। आप अपनी भावनाओं को समझ जाते हैं, दे आर वेरी प्राइवेट टू यू। एंड टू नो अ पर्टिकुलर, जिसे बाद में कॉलिया कहा गया, टू नो अ पर्टिकुलर कॉलिया और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यू डू नॉट नीड टू नो द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ इट। एंड this is an example to show that how a person can have acquaintance with something without knowing propositions about it. Now, Russell's core argument: acquaintance does not require knowledge of all relations of a thing. Acquaintance के लिए आपको, knowledge by acquaintance के लिए आपको किसी चीज के, दो चीजों के आपके मन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध हैं और जो अलग अलग वस्तुओं के से लेकर आपको संबंध हैं, उनकी ज्ञान, उनका नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आपको। जो वापस से वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, आपको प्रपोजिशनल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है प्रपोजिशनल एटीट्यूड के लिए। नाउ knowing some relations does not mean knowing all relations or the entire nature of the thing, जिसको हमने शुरुआत से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप रिलेशंस को जान रहे हैं तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सारे रिलेशंस को जानें और किसी वस्तु के पूरे स्वभाव से आप परिचित हो जाएं। इसके बाद थिंग्स रिलेशन आर नॉट लॉजिकली नेसेसरी, दे डू नॉट डिफाइन व्हाट द थिंग मस्ट बी। अब रसल क्रिटिक करते हैं हीगल के आइडिया को और वो कहते हैं, एक मिनट, और वो कहते हैं कि रसेल्स क्रिटिक ऑफ यूज हीगल्स यूज ऑफ नेचर अंडरमाइंस द आइडिया ऑफ अ हार्मोनियस होल। ये हीगल जो ये कह रहे हैं कि जो जिस नेचर को रेफर करते हुए वो कह रहे हैं कि यूज यू नेचर सॉरी नेचर को रेफर करते हुए जो ये कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ये होल से कमतर है। जो इंडिविजुअल नेचर है, जो आपके सामने परसेप्टेबल रियलिटी है, वो होल से कमतर है। तो इस आइडिया को क्रिटिक करते हैं और रसल कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो ये थोड़ा सा, हालांकि रसल अपने आप में क्या वो क्रिश्चियन थे,
और वो अपने आप, लेकिन ही वॉज क्रिश्चियन बाय बर्थ बट ही वॉज एन एथीस्ट इन हिज होल आउटलुक अप्रोच एंड नॉलेज। लेकिन यहाँ पे वो क्राइस्ट का आइडिया लेकर के आ रहे हैं, जिसे हमने वेदों में हमने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। वो आइडिया ये लेकर के आ रहे हैं, एज ऑन हेवन सो ऑन अर्थ। तो जैसा होल है, उसी से हार्मोनी रखता हुआ, उसी से तादाद में रखता हुआ, उसी से जुड़ा हुआ, या उसकी ही प्रतिमूर्ति आपका इंडिविजुअल जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है वो भी होगा। नेचर को वो हार्मोनियस होल की तरीके से देखते हैं। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो हीगल का कंक्लूजन था टाइमलेसनेस के बारे में और इस चीज के बारे में, अनरियलिटी ऑफ इविल आर अनप्रोवन। ठीक है, रसल के आर्गुमेंट से पहली चीज तो जो हुई वो ये हुई कि ये जो आइडियाज हैं हीगल के टाइमलेसनेस के बारे में, अनरियलिटी ऑफ आइडिया के बारे में, अनप्रोवन के बारे में, वो सब भी इनवैलिड हो जाएंगी। We must abandon speculative metaphysics and return to the piecemeal investigation of the world. हमें ये जो स्पेक्युलेटिव मेटाफिजिक्स कर रहे हैं हम लोग, कि एक छोटे से हमारे पास जो रियलिटी है उससे हम होल के तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पूरी कोशिश को यहाँ पे वो कट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में नो एक्स्ट्रा नॉलेज कैन बी गेन्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स बियॉन्ड एक्सपीरियंस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सामने जो प्रस्तुत है उससे भिन्न आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं जान सकते। तो रसल का जो एक तरीके से जो मत है वो साइंटिफिक इंडक्टिव रीजनिंग की ओर प्रेरित है, जो कि रिफॉर्मेशन और एनाइसा के बाद जिसने मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी वगैरह ने एक डेक्लाइन लिया वेस्टर्न ये यूरोप में और वेस्टर्न फिलोसफी में। तो उससे जुड़ी हुई, या जो पिछला साल जो था वो विज्ञान के लिए, पिछला शताब्दी जो थी वो विज्ञान के लिए एक चमत्कारिक शताब्दी थी, जो है जहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद क्वांटम थ्योरी के बाद हमने फिर स्टैंडर्ड मॉडल लेकर के आए। तो इस पूरी रीजनिंग के लिए जो स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स है या मेटाफिजिक्स का को खत्म करना काफी हद तक जरूरी था। और इस धड़े से रसल आते हैं जिनका ये मत है कि मेटाफिजिक्स जो है एक फेल्ड एंडेवर है। और इस प्रकार से आप एक समझ सकते हैं कि कैसे उस समय की इंपेरिकल स्पिरिट थी, कि जो चीज प्रूव होनी चाहिए वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद मॉडर्न थॉट हाउएवर, जो हमारा ये रसल कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न थॉट है, जो जिससे गुजरे हुए लगभग अब कुछ 25 साल होने वाले हैं पिछली शताब्दी को खत्म होते हुए। तो जब जिस समय रसल लिख रहे थे, तो वो कहते हैं, अपने समय को कोट करते हुए, अपने समय की एक समझ पेश करते हुए वो कहते हैं कि मॉडर्न थॉट हाउएवर लीन्स टुवर्ड्स डिस्प्रूविंग दीज कॉन्ट्रडिक्शंस एंड रिजेक्टिंग a priori proofs of what must be। तो जो इंपेरिकल साइंसेज हैं उन्होंने इंडक्टिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपनी थ्योरीज बनाई, और थ्योरीज बनाने के बाद वो कहने लगे कि जो आपको दिख रहा है, जो आपके वस्तु जगत में आपके ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस हैं, उनकी समझ को आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं पूरे होल पे या पूरे यूनिवर्स पे। और इस प्रकार से ए प्रायरी प्रूफ जो है, या ए प्रायरी रूप से किसी बात को प्रूव करने की जो पद्धति थी जो है, उसका एक रिजेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। मेटाफिजिशियन जैसे कि हीगल वगैरह, जो कि आइडियलिस्ट थे अपने आप में, वो अपनी जो पार्ट्स ऑफ रियलिटी, जो कि फ्रेगमेंटेड पीसमील ऑफ रियलिटी जो आप देखते हैं जो है, उसको इल्यूजन ही बताते हैं और उसे कॉन्ट्रडिक्शंस
उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं और फिर उन कॉन्ट्रडिक्शन से जो है एक नया विचार उत्पन्न होता है, वो एंटीथेसिस बनता है, फिर एक सिंथेसिस होता है। तो ये पद्धति जो चलती रहती है, ये कहते हैं कि ये हीगल ने अपनाई है, लेकिन ये साइंस के लिए हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पेस और टाइम जो है हिस्टोरिकली हमने इन्हें इन्फिनिट माना है और इन्फिनिटली डिविजिबल माना है कि इसके इन्फिनिट है और इसके इन्फिनिट टुकड़े किए जा सकते हैं। फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो इन्फिनिट कलेक्शंस हैं ये इम्पॉसिबल हैं। अगर इन्फिनिट कलेक्शंस कलेक्शंस इम्पॉसिबल हैं तो फिर इन्फिनिट डिविजिबिलिटी तो हुई नहीं और ये प्रॉपर्टी तो इल्यूजरी हो जाएगी। कांट ने आके कहा कि जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो आपको इन्फिनिटी दिख रही है स्पेस टाइम की, ये अपरेंट है। और कंक्लूड किया, जो उनका फेमस एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि जो स्पेस एंड टाइम है वो प्योरली सब्जेक्टिव है। ये बिलीफ कि स्पेस और टाइम सब्जेक्टिव है, इसने कई प्रकार की मेटाफिजिकल थ्योरीज को जन्म दिया है। हालांकि आज के बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह ये बता रही हैं कि मे बी स्पेस एंड टाइम आपके मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं, उसके पहले एग्जिस्ट नहीं करते, या कॉन्शियसनेस चाहिए होता है स्पेस और टाइम को एग्जिस्ट करने के लिए। खैर, फिर मैथमेटिक्स में जो जो कुछ उन्नतियां हुई हैं, जो कुछ प्रगतियां हुई हैं, उन्होंने एक प्रकार से डिस्प्रूव कर दिया है कि इन्फिनिट कलेक्शंस आर इम्पॉसिबल, revealing such contradictions as mental prejudices rather than logical necessities. फिर मैथमेटिकल डिस्कवरीज ने कुछ मेटाफिजिकल assumptions को चैलेंज भी किया है, जैसे कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आई है जो कि दिखाती है कि स्पेस कई सारे हो सकते हैं और एक यूक्लिडियन स्पेस के अलावा भी जो है हमारी स्पेस की समझ हो सकती है। अब ये जो यूक्लिड के एक्सियोम्स की जो सपोजिट नेसेसिटी है, वो आती है हैबिचुअल फेमिलियरिटी से, जो आपकी एक समझ है स्पेस से, लॉजिकल सर्टेनिटी उसमें नहीं है। By conceiving other possible worlds, logic has expanded our understanding of what may be rather than what is. The shift has reduced our certainty about reality but broadened our awareness of possibilities. लॉजिक ने आज के समय में, रसल कहते हैं कि अब ये सिर्फ क्या है नहीं बताती, क्या हो सकता है वो भी बताती है। और इस प्रकार से जो है, जो रियलिटी है उसकी समझ की, उसकी अवेयरनेस की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी बढ़ गई हैं। फिर ए प्रायरी अटेम्प्ट जो हैं, जो ए प्रायरी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन है जो है, वो कह रहे हैं पूरा अटेम्प्ट फेल हो गया है। हालांकि रसेल के बाद एक बहुत ही फेमस जो आइडेंटिटी थ्योरी थी, आइडेंटिटी थ्योरी ऑफ माइंड, कि आपका जो पेन है इज जस्ट द सी फाइबर फायरिंग इन योर ब्रेन। इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक एक दार्शनिक, एक लॉजिशियन ने लेकर के आए कि उन्होंने ए प्रायरी रीजनिंग में ये दिखाए कि माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन। अगर माइंड ब्रेन होता तो ए प्रायरी रीजनिंग होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ए प्रायरी रीजनिंग खत्म हो चुकी हो, या ए प्रायरी रीजनिंग जिसको रसेल कम से कम अपने टाइम में समझ रहे थे कि वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म नहीं हुई। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फिलोसोफर, अगर आपको याद आए तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करिए। फिर जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, कि क्या हम एक्सपीरियंसेस जो है सीख सकते हैं। आप देखिए, आप डायरेक्टली परसीव तो करते नहीं, आपके सामने रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन आपका माइंड बनाता है जिसे आप समझ सकते हैं।
डोनाल्ड हॉफमैन की किताब है द केस अगेंस्ट रियलिटी, तो वो भी यही अपने थ्योरी को लेकर के आर्ग्यू करते हैं कि आपका माइंड रिकंस्ट्रक्शन करता है आपकी आसपास की रियलिटी का, और जो रियलिटी है वो आपके इमीडिएट सेंस डेटा से बाहर है। हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हम सेंस डेटा का यूज करते हैं। अब ये जो इनके बीच में हम जो ये इन्फर करते हैं सेंस डेटा, वी यूज सेंस डेटा टू इन्फर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्टली, जो हम सेंस डेटा का यूज करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इन्फर करने के लिए, तो ये जो इन्फेरेंस है ये कनेक्शन दिखाता है यूनिवर्सल्स के बीच में, और इस प्रकार से हम फिजिकल वर्ल्ड को अपने एक्सपीरियंस से परे भी समझ जाते हैं। इसका उदाहरण लेने के लिए, अगर आप इंडिया में एक जर्सी गाय को देखते हैं तो, और उसी जर्सी गाय को उसी ब्रीड की जर्सी गाय को अगर अमेरिका में आप देखते हैं, या बोलते कोई आपसे ये बताता है कि अमेरिका में मैंने भी अपने यहाँ इसी ब्रीड की गाय रखी है, तो उसका नेचर समझने के लिए आपको उसको एम्पिरिकली देखना हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये जान के अपनी यूनिवर्सल्स की समझ से, आपके डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस से परे जो है वो आप समझने की कोशिश करते हैं या वो समझते हैं। फिर रसल कंक्लूड करते हैं नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स के बारे में, और वो कहते हैं ऑल नॉलेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंट्यूटिव नॉलेज विच कम्स इन टू फॉर्म्स। जितनी भी नॉलेज है वो इंट्यूटिव नॉलेज से आती है, और वो दो प्रकार की है। पहली तो प्योर एम्पेरिकल नॉलेज है, और दूसरी प्योर ए प्रायरी नॉलेज है। डेरिवेटिव नॉलेज फिर एक रसल दिखाते हैं कि एक डेरिवेटिव नॉलेज होती है, और ये रिलाई करती है ए प्रायरी नॉलेज और एम्पेरिकल नॉलेज के बेसिस पे या इनके कॉन्ग्लोमरेशन से, और ये बेसिस बनती है लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग का। इसलिए फिलॉसफी और साइंस अपने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच में तो सेम है, और उनके रिजल्ट्स भी सेम है, और इसलिए उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो भी सेम है। फिलॉसफी के लेकिन लेकिन फिलॉसफी के यूनिक रोल को दिखाते हुए रसेल जो है एक प्रकार का नॉलेज का क्रिटिसिज्म दिखाते हैं, और कहते हैं कि हमें अपने नॉलेज को, जो हमारे पास अब तक का ज्ञान है, उसे एब्सोल्यूट नहीं मानना है। हमें लगातार शोध करने हैं, हमें लगातार प्रश्न करने हैं, हमें लगातार पुरानी मान्यताओं को रिव्यू करना है, और तभी एक्सेप्ट करना है जब हमारे पास ऐसी थ्योरी हो जिसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं हो, या कोई ऐसी बात नहीं हो जिसे हम एक्सप्लेन ना कर पा रहे। अंततः रसेल स्केप्टिसिज्म और इसके रोल में थोड़ा सा जाते हैं, और कहते हैं कि प्रोडक्टिव स्केप्टिसिज्म एक चीज है, ये भी हमने देखी है, और एक डिस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म है, ये भी हमने देखी है। एब्सोल्यूट डाउट को रसेल कहते हैं कि ये अनरीजनेबल है और अनप्रोडक्टिव है, और प्रोडक्टिव स्केप्टिसिज्म को कहते हैं कि ये assumptions को चैलेंज करती है, जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म है उसको चैलेंज करती है, और हमारे ज्ञान को रिफाइंड करती है। हालांकि रसेल डेकार्ड्स के डाउट के पद्धति को फेवर करते हैं, और वो कहते हैं कि ये एरर घटाने की एक जो है अचूक पद्धति है, और मेथोडोलॉजिकल ये मैथमेटिकल डाउट मेथोडिकल डाउट के थ्रू जो आपको नॉलेज मिलती है, वो उसमें सर्टेनिटी ज्यादा है, इट इज लेस फॉलेबल। तो दोस्तों, हमने आज अपनी चर्चा कंप्लीट की इस चैप्टर की। कुछ इसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो हीगल की जो सिस्टम था, जो है हीगल का फिलोसॉफिकल सिस्टम था, वो प्राइवेट एक्सपीरियंस से परे जाने की एक कोशिश करता है, और उसके लिए वो कहता है कि वो कंप्लीट और जो पब्लिक रियलिटी है वहां से स्टार्ट करके हम उसको होल के साथ कंपेयर करें। रसेल ने इसे बाद में दिखाया कि हालांकि ये फिलोसॉफिकली तो बड़ा अपीलिंग है, लेकिन ये अनप्रूवन अजम्पशंस पे बेस्ड है।
रसेल क्रिटिक करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये लॉजिकली इनसफिशिएंट है। फिर रसेल कहते हैं, जो सबसे गंभीर बात है फिलॉसफी के लिए, उस समय की खास तौर पे फिलॉसफी के लिए, जो कि खास तौर पे वेस्टर्न फिलॉसफी, जो कि बहुत समय तक स्टैग्नेंट रही, जिसमें एक एक प्रकार के विचार आपस में द्वंद करते हुए हमने काफी समय तक देखे। हमने डार्क एजेस देखे जहां पे ऑलमोस्ट कोई तरक्की नहीं हुई, फिर हमने स्कोलास्टिक पीरियड देखा जहां पे एक प्रकार का विचार चला, फिर हमने एम्पिरिसिज्म और हमने रैशनलिस्ट के बीच में डिबेट देखी, फिर इसके बाद हमने कांट का युग देखा, फिर हमने और भी दार्शनिकों का युग देखा जहां पे गॉड वगैरह के एक पूरी कोशिश हुई कि गॉड को कैसे फिलॉसफी से निकाला जाए और कुछ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए जाएं। इन सब जद्दोजहद के बीच में रसल जो मोटी बात लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत बड़े पुल नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े महल नहीं बनाने हैं, हमें अपने इंडिविजुअल पीस मील रियलिटी को एग्जामिन करना है और उस पे मेथोडिकल अप्रोच लगाना है और वहां से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, छोटे छोटे चीजों को टेस्ट करना है। और इस प्रकार से रसल लॉजिकल क्लैरिटी को फोकस करते हैं और rather than ओवर स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स। और मेथोडिकल डाउट के बारे में वो कहते हैं कि एज अप्लाइड टू सेंस डेटा एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रिफाइंस आवर अंडरस्टैंडिंग। मेथोडोलॉजिकल डाउट जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करता है और एक तरीके से हमारा बिलीफ फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारे सेंस डेटा के थ्रू। और इसके बाद में we he rejects the notion that physical objects exactly correspond to them। करस्पॉन्डेंस थ्योरी की हालांकि उन्होंने पहले उसको फेवर किया था, लेकिन यहाँ पे उस जो करस्पॉन्डेंस है कि ऑब्जेक्ट्स जो हमारे रिप्रेजेंटेशन से करस्पॉन्ड करते हैं, उस पे वो एक डाउट उत्पन्न करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अ, अगला लेक्चर आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि अगले लेक्चर को मैंने पूर्ण रूप से इंग्लिश में देने का सोचा है, ताकि मैं आप लोगों के बीच में ये जान सकूं कि आप मुझे किस भाषा में पढ़ाते हुए ज़्यादा पसंद करेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में। अ, मैं अपनी एक शॉर्टकमिंग आप लोगों से इस पॉइंट पे शेयर करना चाहूंगा कि मेरी जो पूरी ट्रेनिंग हुई थी वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू हुई थी, या मैंने जितना भी टेक्स्ट वगैरह पढ़ा है वो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश टेक्स्ट को ही पढ़ा है। तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल होती है अपने इस पूरे चैप्टर को, किसी चैप्टर को मैं हर बार या किसी बात को डिस्क्राइब करते हुए हर बार हिंदी के शब्द को लाने में। मैं कोशिश करता हूँ कि ये हम बाइलिंगुअल रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुँचा पाएँ। आप मुझे किस भाषा में सुनना चाहेंगे उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।